टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, या फिर बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। मतलब टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके देखो दो मेथड है। पहला मेथड हमारे पास प्रैक्टिकल मेथड है, काम चलाऊ मेथड था ये, और दूसरा मेथड था वो हमारे पास डिराइव किया हुआ मेथड था। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है हमारे पास? पहला मेथड है हमारे पास टेम्परेचर कॉफिशिएंट का। क्या किया गया, एक्चुअल में पहले हमें फॉर्मूले के बारे में पता नहीं था, जो हम सेकंड मेथड में पढ़ने वाले हैं। तो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का जो हमारे पास रिलेशन था वो कैसे निकाला गया? भाई इतना तो हमें पता है कि अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाली है, और काइनेटिक एनर्जी अगर उनकी बढ़ी तो वो रिएक्शन थोड़ा फास्ट करेंगे, तो उसकी रेट पर या रेट कांस्टेंट पर तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, ये तो फिक्स है टेम्परेचर पर। तो रेट कांस्टेंट पर इफेक्ट किस तरीके से आता है, इसे मेजर करने के लिए क्या किया, एक केमिकल रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को अलग अलग टेम्परेचर पर मेजर किया गया, और वहां से फिर डेटा एनालाइज किया गया। उस एनालाइज डेटा को अगर हम एनालाइज डेटा को जब देखा गया अलग अलग केमिकल रिएक्शन के लिए, तो उन सभी में एक कॉमन बात ये सामने निकल के आई कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो उसका रेट कांस्टेंट या तो डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, अब देखो डबल या ट्रिपल, ये डबल या क्यों बोला जा रहा है बीच में, क्योंकि ये फॉर्मूले से निकला हुआ नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और वो अलग अलग केमिकल रिएक्शन अलग अलग शो करती है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऊपर ऊपर से आइडिया बता दिया गया कि या तो डबल मान लेना है या ट्रिपल मान लेना है, सिर्फ इस तरीके से। तो यही टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब क्या है कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाएं तो हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेट कांस्टेंट या तो डबल या ट्रिपल हो जाएगा। इसी को हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं। अब देखो इसकी डेफिनेशन। फॉर ए रिएक्शन द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर हमने मान लिया T, और उस T टेम्परेचर पर उसका रेट कांस्टेंट क्या है, KT। एंड रेट कांस्टेंट एट T+10 टेम्परेचर, मतलब जो पहले टेम्परेचर था उससे 10 ज्यादा। ठीक है, तो 10 डिग्री ज्यादा होगा तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट हमने क्या मान लिया, KT+10। ठीक है, इनके रेशियो को हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलेंगे। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर TC मतलब टेम्परेचर कॉफिशिएंट, जिसे म्यू से भी डिनोट किया जाता है। म्यू इज इक्वल टू 10 डिग्री बढ़े हुए टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय पुराने टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट। इनको जब डिवाइड किया गया तो वैल्यूज आई 2 और 3। ठीक है, अब या तो क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि हमें 2 लेना है या 3 लेना है, और अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, हम बाय डिफॉल्ट ओनली वैल्यू लेंगे 2, क्योंकि टेम्परेचर कॉफिशिएंट में जो मोस्ट कॉमन वैल्यू आई थी, वो मोस्ट कॉमन वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 2 आई थी। ठीक है, ध्यान रखना ये कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है, परफेक्ट वैल्यू नहीं है कि साइंटिस्ट के किसी ने डिस्कवर किया हो, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बार बार एक्सपेरिमेंट करके एक मोस्ट कॉमन रिजल्ट निकाला गया, और वो रिजल्ट हमें यहाँ पर सिर्फ बता दिया गया। तो जो चीज परफेक्ट नहीं है उसके बारे में ज्यादा स्टडी की भी नहीं जा सकती, तो इसीलिए इसको बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है टेम्परेचर डिपेंडेंस के मामले में। टेम्परेचर डिपेंडेंस के मामले में हमारे पास दूसरा मेथड है जो कि परफेक्ट फॉर्मूला है और इसके बाद आया था, वो है हमारे पास अरेनियस रिलेशन। अरेनियस ने टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में एक परफेक्ट रिलेशन दिया था, और हमारे पास जो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे वो उसी डेरिवेशन से सॉल्व होंगे। तो उस फॉर्मूले को समझने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक समझ लेते हैं पहले, एक्टिवेशन एनर्जी का, जो कि ये 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में भी आ जाता है। तो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं मैं यहाँ पर। एक्टिवेशन एनर्जी देखो एक्चुअल में क्या होती है, जैसे एक सिंपल सा बेसिक सी चीज हम लेते हैं। वो बेसिक सी चीज है कि अगर हम कैंडल जलाते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जाम्पल हो सकता है। क्यों? क्योंकि कैंडल जलने के बाद वो कंटिन्यू वहां से क्या करता है, कंटिन्यू वहां से एनर्जी रिलीज करता रहता है। लेकिन क्या वो कभी भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जो हमेशा एनर्जी रिलीज करे। लेकिन कैंडल जलाने के लिए पहले हमें उसे स्पार्क करना होगा, मतलब हम पहले कैंडल को एनर्जी देंगे। एक बार जब कैंडल जल जाएगा उसके बाद कैंडल कंटिन्यू हमें एनर्जी देगा। सेम इसी तरीके से जैसे हम बाइक के इंजन या कार के इंजन की बात करें तो इंजन क्या करता है, इंजन हमेशा पावर जनरेट करता है, लेकिन उस पावर को जनरेट करने से पहले हमें उसे एनर्जी देनी होती है। हम क्या करते हैं, तो स्पार्क देते हैं उसे, ठीक है, या तो सेल्फ स्टार्ट करते हैं, किक मारते हैं, जो भी है।
तो वो हम क्या करते हैं, पहले इंजन को पावर देते हैं, उसके बाद इंजन पावर जनरेट करना स्टार्ट करता है। तो जितने भी फिजिकल प्रोसेस है उनमें ऐसा ही होता है, और सेम ऐसा केमिकल रिएक्शंस में भी होता है। अगर केमिकल रिएक्शन या तो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक जो भी हो, वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करती है और एनर्जी रिलीज भी करती है। डिपेंड करता है कि लास्ट में हमारे पास जो फाइनल रिजल्टेंट एनर्जी है वो क्या है। उस रिजल्टेंट एनर्जी के बेस पर ही हम रिएक्शन को एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक बोल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूं मैं। वो एग्जांपल क्या है, हमारे पास यहाँ पर कर्व बनाए हुए हैं। इस कर्व में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी है ये रिएक्टेंट की एनर्जी। यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग में है ये क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट। जैसे ही केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, पहले रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, और एब्जॉर्व करने के बाद वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है हमारे पास, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। और इस एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स पर ही इंटरमीडिएट बनता है, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। जब रिएक्टेंट इंटरमीडिएट बनाएगा उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा तो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स के बाद रिएक्शन कहाँ चल देगी, वो प्रोडक्ट की तरफ चल देगी। तो इस केमिकल रिएक्शन में देखो क्या हुआ, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी, प्रोडक्ट की फाइनल एनर्जी कम है। लेकिन पहले रिएक्टेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, वो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक गया, और उसके बाद उसने एनर्जी रिलीज ज्यादा की। मतलब उसने एब्जॉर्ब तो कम किया लेकिन रिलीज ज्यादा कर दिया। तो इसीलिए हमारे पास ये जो रिएक्शन होगी ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल होगा हमारे पास एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का। क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, तो मतलब टोटल क्या हुआ, रिजल्टेंट क्या हुआ, रिजल्टेंट रिएक्टेंट ने हीट एनर्जी रिलीज किया, तो ये होगा हमारे पास एक्सोथर्मिक। ठीक है। अब इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखो तो रिएक्टेंट से और एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने में ये जो एनर्जी लगी, ये एनर्जी, इसी को हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। इसे या तो हम डेल्टा ई से या फिर ई ए से डिनोट कर देते हैं, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि स्टार्टिंग में मिनिमम एनर्जी जो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स को बनाने तक चाहिए उसे हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो एनर्जी का गैप होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच। यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, तो ये एक्सोथर्मिक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे दूसरी रिएक्शन में, दूसरे कर्व में, यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी। ठीक है। अब रिएक्टेंट ने पहले क्या किया, रिएक्टेंट ने एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए, मतलब यहां तक पहुंचने के लिए पहले एनर्जी एब्जॉर्व की, तो ये होगा हमारे पास ई ए। जब एक बार रिएक्शन यहां तक पहुंच चुकी है एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक, उसके बाद इसने रिलीज करना स्टार्ट किया, और रिलीज करके कहां तक पहुंच पाया, सिर्फ यहां तक पहुंच पाया। ठीक है। मतलब इसने एब्जॉर्व तो ज्यादा किया लेकिन रिलीज कम किया। तो रिजल्टेंट क्या हुआ, रिजल्टेंट तो एब्जॉर्व ही हुआ ना। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ई ए क्या है, यहाँ से आर से और एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक के बीच का डिफरेंस। और ये क्या होगा हमारे पास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस, ये होगा हमारे पास डेल्टा एच। यहाँ पर डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोला जा सकता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं आरएनएस इक्वेशन पर। तो ये है हमारा सेकंड आरएनएस इक्वेशन। देखो यहाँ पर मैं ज्यादा थ्योरेटिकल बात करूंगा नहीं, डायरेक्ट हम फॉर्मूले पर आते हैं, क्योंकि थ्योरी बोर्ड में तुम लोग पढ़ चुके होते हो। आरएनएस इक्वेशन, इसने किसके बीच में रिलेशन दिया है, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन दिया है। ठीक है। तो इसे आरएनएस रिलेशन या आरएनएस इक्वेशन बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन यहाँ पर रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर रिलेशन है k इज इक्व टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है। अब यहाँ पर k क्या है, देखो टर्म्स देख लेते हैं, टर्म्स को डिफाइन करें तो k है यहाँ पर रेट कांस्टेंट, जानते हैं हम लोग। ठीक है। ए है यहाँ पर आरएनएस कांस्टेंट, ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन होगा आरएनएस कांस्टेंट। ठीक है। ईए के बारे में अभी मैंने जस्ट पहले समझाया है। ईए का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होती है। आर हम लोग जानते हैं, आर है गैस कांस्टेंट, और टी, इसका तो रिलेशन निकालना ही है हमें, ये हो जाएगा हमारे पास टेम्परेचर।
तो हमारे पास रिलेशन क्या हुआ, k इज इक्व टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, ये पर्टिकुलर रिलेशन है। अब इस रिलेशन से न्यूमेरिकल तो सॉल्व होंगे नहीं क्योंकि पावर में है, कैलकुलेशन थोड़ा टफ होगा, तो इसे इजी कर लेते हैं। कैसे इजी करेंगे, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, और दोनों तरफ लॉग का बेस क्या होगा, दोनों तरफ लॉग का बेस होगा ई, नेचुरल लॉग लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जब लॉग लिया एल एन के, यहाँ लॉग लेंगे तो एल एन ए माइनस एल एन ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। तो ये कहाँ आ जाएगा हमारे पास, ई ए बाय आर टी आगे आ जाएगा और एल एन ई बचेगा, जो कि वो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ हमारे पास एल एन के इज इक्व टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, अब इस एल एन को अगर हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 के अंदर, तो बेस 10 में हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2.303 लगा देते हैं आगे। तो 2.303 जब लगाया जाएगा तो कॉमन लेके कट जाएगा और यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लॉग के, अब यहाँ पर लॉग का बेस है 10, लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन है, इनमें से कोई से भी रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीनों रिलेशन एक ही है, डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा सुटेबल हमारे लिए रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आया लॉग के, एल एन के और के का रिलेशन। अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ पर कर्व ड्रॉ करते हैं हम लोग लॉग के और 1/t के बीच में। देखो किस किस के बीच में कर्व ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, 1/t एंड लॉग के। कौन से कर्व से ड्रॉ किया जा सकता, कौन सी इक्वेशन से ड्रॉ किया जा सकता है, इससे y इज इक्व टू सी प्लस एम एक्स। अब x की वैल्यू तो हुई यहाँ पर 1/t, m को अगर कंपैरिजन किया जाए तो m का कंपैरिजन आ रहा है माइनस ई ए बाय 2.303 आर, नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन हमारे पास डाउन स्लोप में रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है नीचे की तरफ, ये हमारे पास कर्व रहेगा। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट है सी, और इक्वेशन को कंपैरिजन करने पर सी आ रहा है हमारे पास log a। ठीक है, स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 बाय आर, ये हमारे पास इसका स्लोप रहेगा। ठीक, अगर यहाँ पर log k की जगह लिखा होगा क्वेश्चन में ln k, तो इस कर्व से बनेगा, और इस कर्व में और इस इक्वेशन में दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ 2.303 का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पर ln k लिख देता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास log a के बजाय ln a, और स्लोप हो जाएगा माइनस ई ए बाय 2.303, सॉरी, स्लोप हो जाएगा हमारे पास माइनस ई ए बाय आर, बस इतना, 2.303 यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है और उसका कर्व है जो। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रेट कांस्टेंट दिए गए हों तो क्या फॉर्मूला बनता है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इफ रेट कांस्टेंट इज K1 at T1 temperature and K2 is at T2 temperature। ठीक है, अगर T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 है और T2 टेम्परेचर पर अगर रेट कांस्टेंट हमारे पास K2 है, तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला था हमारे पास, वो ये था log k इज इक्व टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये जनरल फॉर्मूला था। अब अगर हम इसमें वैल्यू रखें तो हमारे पास अगर K1 और T1 के लिए रखें तो K1 इज इक्व टू, आरएनएस तो कांस्टेंट रहता है तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, ई ए अपॉन 2.303 आर, टेम्परेचर हो जाएगा T1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। K2 और T2 के लिए बात करें तो log K2 इज इक्व टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन को 1 को माइनस करना है। क्या होगा देखो, log K2 माइनस log K1 इक्वल टू log A से log A कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आएगा हमारे पास
माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, जो कि दोनों में है, कॉमन आ जाएगा तो आएगा हमारे पास 1/T2 माइनस 1/T1। ओके, अब क्या करना है, यहां से हमें माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और log K2 माइनस log K1 को हम लिख सकते हैं log K2/K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 r 1/T1 माइनस 1/T2। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने बेसिक फॉर्मूले से ही ड्राइव किया है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, यहाँ से इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास बन के आएगा, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है डायरेक्टली। देखो क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्मूले से रिलेटेड। टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर द saponification of an ester by an average is 1.75. Calculate the activation energy. इन जनरल टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे सॉल्व करना है हम लोगों के क्वेश्चन देखो। केमिकल रिएक्शन के लिए यहाँ पर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया गया है वो है 1.75। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब मैंने बताया था जनरली 2 और 3 होता है, लेकिन यहाँ गिवन है 1.75 और ये है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में रेट कांस्टेंट का रेशो। मतलब हम बोल सकते हैं कि K2/K1 इज इक्वल टू 1.75 हमें यहाँ पर गिवन है। और K2 में K2 क्या है, T2 टेम्परेचर पर, और T2 टेम्परेचर और T1 टेम्परेचर क्या है, देखो यहाँ पर पहला टेम्परेचर तो हमको गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हुआ, 298 केल्विन, केल्विन में ही लेना होगा। तो अगला 10 डिग्री बढ़ा के हमें लेना है 308 केल्विन, क्योंकि जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो 10 डिग्री के डिफरेंस में ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास T1 T2 आए, K2/K1 हमारे पास 1.75 आ गया। रिलेशन है हमारे पास log K2/K1, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो उसी फॉर्मूले से आ सकता है, इज इक्वल टू लॉग ए तो होता ही नहीं इसमें, log K2/K1 इज इक्वल टू ई ए बाय 2.303 r 1/T1 माइनस 1/T2। बस अब यहाँ पर सभी वैल्यूज हमें गिवन है, ई ए निकालना है। log K2/K1 की जगह हम रख देते हैं 1.75 इक्वल टू ई ए हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम यहाँ पर बात करें आर की, तो अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कैलोरी के अंदर, तो कैलोरी के अंदर होती है हमारे पास 2 आर की वैल्यू। अगर जूल के अंदर, तो यहाँ पर जूल वाली वैल्यू ले लेनी है जो कि 8.314 होती है, और किलो जूल मतलब 0.008, ठीक है। 1/T1, 1/T1 1/298 माइनस 1/308, ठीक है। तो ई ए क्या होगा, यहाँ से ई ए होगा हमारे पास log 1.75 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.303। यहाँ से एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 298 मल्टीप्लाई बाय 308 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। अब क्या करना है, बस इस सिंपल कैलकुलेशन को हमें करना है, और कैलकुलेशन करने पर हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू कैलोरी के अंदर, और किलो कैलोरी में इक्वल हो जाएगा लगभग हमारे पास 10.276 किलो कैलोरी, ठीक है। तो हमारे पास ये डायरेक्ट आंसर इस तरीके से आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे सब कुछ हमें गिवन होगा, एक दो वैल्यूज पूछी होंगी, तो करना क्या है, सिर्फ जो गिवन वैल्यूज है वो हमें फॉर्मूले में पुट कर देनी है, बाकी सिंपल कैलकुलेशन करके यहाँ से आंसर हमारे पास इजीली आ जाएगा।